और कह सकते हैं कि एक बहुत ही एम्बिशियस बिजनेस मॉडल पर बात करने वाले हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां जेप्टो वाली 10 मिनट की स्पीड भी हो, डी मार्ट वाला फिजिकल स्टोर का भरोसा भी, और एक एक्सक्लूसिव क्लब की मेंबरशिप भी। और इस सब के ऊपर एआई की एक ऐसी परत जो आपको ये तक बता दे कि आप जो सेब खरीद रही हैं वो किस किसान के खेत से आया है। हमारे पास एक इन्वेस्टर पिच डेक है, और ये किसी एआई पावर्ड इनविटेशन ओनली मेगा मार्ट का पूरा ब्लूप्रिंट है। ये सिर्फ एक बिजनेस प्लान नहीं है, मुझे तो ये रिटेल के भविष्य पर एक बहुत बड़ा दावा लग रहा है। और आज हमारी बातचीत का मकसद सिर्फ ये समझना नहीं है कि ये मॉडल क्या है, बल्कि ये है कि क्या ये सच में जमीन पर काम कर सकता है। ये ज़ेप्टो, अमेज़न, डीमार्ट जैसे बड़े बड़े नामों को एक साथ चुनौती देने की बात कर रहा है। हाँ, एक साथ। ये सिर्फ एक दुकान खोलने की बात नहीं है, ये एक पूरा इकोसिस्टम बनाने का दावा है। तो चलिए इस बड़े दावे की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। चलिए, बिल्कुल। तो सबसे पहले इसके मूल आइडिया से ही शुरू करते हैं। दस्तावेज में इसे प्रीमियम इनवाइट ओनली एआई इनेबल्ड हाइब्रिड मार्केटप्लेस कहा गया है। ये सुनने में तो बहुत भारी भरकम लगता है। इसका असल मतलब क्या है? देखिए, यहाँ हर शब्द जरूरी है। ये 4 अलग-अलग बिजनेस मॉडल का एक कह सकते हैं कॉकटेल है। अच्छा। पहला है क्विक कॉमर्स, मतलब ज़ेप्टो और ब्लिंकिट वाली तेजी। दूसरा है फिजिकल स्टोर का भरोसा, जहां आप सब्जी हाथ में लेकर देख सकते हैं। तीसरा है मार्केटप्लेस का बिजनेस मॉडल, जहां कंपनी खुद सारा माल नहीं खरीदती। और चौथा, और शायद सबसे दिलचस्प, वो है मेंबरशिप की साइकोलॉजी, जो आपको एक एक्सक्लूसिव कम्युनिटी का हिस्सा होने का एहसास कराती है। मतलब ये हर मॉडल की सबसे अच्छी चीज उठाकर एक नया मॉडल बनाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। लेकिन क्या इन चारों को एक साथ चलाना प्रैक्टिकल है? मुझे लगता है यहीं से तो मुश्किलें शुरू होती होंगी। बिल्कुल, कागज पर यह बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल चुनौती इन चारों को एक साथ चलाने में ही है। क्विक कॉमर्स के लिए आपको स्पीड चाहिए, फिजिकल स्टोर के लिए स्पेस और एक्सपीरियंस चाहिए, सही। मार्केटप्लेस के लिए वेंडर मैनेजमेंट चाहिए, और मेंबरशिप के लिए एक प्रीमियम फील चाहिए। इन चारों में से एक भी चीज गड़बड़ाई तो पूरा मॉडल हिल सकता है। ठीक है, तो समझते हैं कि ये जमीन पर दिखेगा कैसे। प्लान के मुताबिक हर स्टोर 10,000 वर्ग फुट का होगा। अब मेरे दिमाग में पहला सवाल यही आ रहा है। 10,000 वर्ग फुट में एक सुपरमार्केट, 10 मिनट की डिलीवरी के लिए एक छोटा गोदाम और अलग अलग वेंडर्स के काउंटर, ये सब एक साथ कैसे फिट होगा? क्या ये बहुत भीड़ भाड़ वाला केओटिक नहीं हो जाएगा? ये एक बहुत ही वैलिड सवाल है, और इसका जवाब इनके वेंडर ऑपरेटेड मॉडल में छिपा है। कंपनी खुद डीमार्ट की तरह हर चीज का बड़ा स्टॉक नहीं रखती। अच्छा। ये एक प्लेटफॉर्म है। जैसे किसानों के लिए जो मॉडल है वो बहुत अनोखा है। वो सुबह अपनी ताज़ा उपज लाते हैं, उसे मंडी से जुड़े दामों पर बेचते हैं, और दिन के अंत में जो नहीं बिका उसे वापस ले जाते हैं। ओहो, तो ताजे फल सब्जियों की कोई बड़ी इन्वेंट्री रखी नहीं पड़ती। इससे तो वेस्टेज वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। एग्जैक्टली। इससे कंपनी के लिए इन्वेंट्री का रिस्क और वेस्टेज का लोड लगभग 0 हो जाता है। वाह। और यही मॉडल दूसरे वेंडरों पर भी लागू होता है। मसाले वाला अपना काउंटर चलाएगा, बेकरी वाला अपना, मीट वाला अपना। वो अपना स्टॉक खुद मैनेज करेंगे। कंपनी उन्हें बस एक अच्छी जगह, टेक्नोलॉजी और बने बनाए प्रीमियम ग्राहक दे रही है। एक मिनट, यहाँ एक बहुत चौंकाने वाली बात लिखी है। दस्तावेज कहता है कि पहले 1-2 साल तक इन वेंडर से कोई किराया नहीं लिया जाएगा। हाँ, 0 रेंट। ये तो किसी भी वेंडर के लिए एक नो ब्रेनर डील है। इसका मतलब कंपनी शुरू में सारा फाइनेंशियल बर्डन खुद उठाएगी। हाँ, और यही इनकी ग्रोथ स्ट्रैटेजी का कोर है। ये एक क्लासिक कैश बर्न रणनीति है जो स्टार्टअप्स इस्तेमाल करते हैं। पहले पैसा लगाकर एक मजबूत नेटवर्क बनाओ, वेंडरों और ग्राहकों दोनों को प्लेटफॉर्म पर लाओ। और जब सब लोग निर्भर हो जाएं, हाँ, जब सब लोग प्लेटफॉर्म पर निर्भर हो जाएं, तब तीसरे साल से किराया और बिक्री पर 5 से 12% कमीशन लेना शुरू करो। लेकिन इसमें खतरा भी तो है। क्या होगा अगर तीसरे साल में वेंडरों को किराया ज्यादा लगा और वो प्लेटफॉर्म छोड़कर चले गए? बिल्कुल है। यही इस मॉडल का सबसे बड़ा रिस्क है। अगर शुरुआती 2 सालों में कंपनी वेंडरों को उतनी वैल्यू नहीं दे पाई, अच्छी बिक्री और आसान टेक्नोलॉजी नहीं दे पाई, तो वो तीसरे साल में टिकेंगे नहीं। ये मॉडल भरोसे पर चलता है, और भरोसा 2 तरफा होता है। ये वेंडर मॉडल तो सुनने में बहुत स्मार्ट लग रहा है। कंपनी का रिस्क एकदम कम। लेकिन इतने सारे वेंडर्स, ताज़ा उपज और 10 मिनट की डिलीवरी को एक साथ मैनेज करने के लिए तो बहुत ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी लगेगी, है ना? यहीं पर शायद एआई का रोल आता है। सही पकड़ा आपने। यहाँ एआई सिर्फ मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल किया गया शब्द नहीं है, इसके बहुत प्रैक्टिकल काम है।
जैसे घर पर बैठे ऐप यूजर्स के लिए आप किसी भी प्रोडक्ट का बारकोड स्कैन कीजिए और आपको उसकी पूरी न्यूट्रिशन जानकारी, एलर्जी अलर्ट्स, एक हेल्थ स्कोर और मंडी के रेट से तुलना तक मिल जाएगी। ये पूरी ट्रांसपेरेंसी देता है। और जो लोग स्टोर के अंदर हैं उनके लिए भी शेल्फ पर लगे क्यूआर कोड को स्कैन करते ही पता चल जाएगा कि ये टमाटर किस किसान के खेत से आया है, इसकी हेल्थ रेटिंग क्या है और ये कब तक फ्रेश रहेगा। मतलब ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये भरोसा बनाने का एक तरीका है। बिल्कुल। ठीक है, तो एआई ग्राहकों के लिए ट्रांसपेरेंसी बनाता है, लेकिन ये बिजनेस को बचाने में कैसे मदद करता है? क्योंकि भारत में जैसे ही कोई डिस्काउंट देता है, रीसेलर्स एक्टिव हो जाते हैं। बिल्कुल। और यहीं पर एआई का असली खेल पर्दे के पीछे होता है। एआई का एल्गोरिदम असामान्य खरीदारी पैटर्न को पकड़ता है। अच्छा। अगर कोई एक अकाउंट से हर हफ्ते 100 किलो प्याज खरीद रहा है तो सिस्टम उसे फ्लैग कर देगा। यह हर परिवार के लिए एक खरीद की सीमा भी तय करता है, ताकि भारी डिस्काउंट वाले हीरो प्रोडक्ट्स जैसे दूध या चीनी असली परिवारों तक ही पहुंचे, रीसेलर्स तक नहीं। साथ ही ये डिमांड का पूर्वानुमान भी लगाता है, जिससे किसानों को पता रहता है कि कल कितनी उपज लानी है। ये तो हुई टेक्नोलॉजी की बात, लेकिन इस बिजनेस का एक और एंगल है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा, इनविटेशन ओनली मेंबरशिप। ये थोड़ा एलिटिस्ट नहीं लगता? इसका असली मकसद क्या है? क्या ये गरीबों को बाहर रखने का तरीका है? दस्तावेज में साफ लिखा है कि इसका मकसद वो नहीं है। वे इसे क्यूरेटेड कम्युनिटी रिटेल एक्सपीरियंस कहते हैं। इसका असली मकसद है एक मनोवैज्ञानिक सुरक्षा कवच बनाना। जब आप किसी चीज का हिस्सा इनविटेशन से बनते हैं तो आप खुद को खास महसूस करते हैं। ये एक दुकान नहीं, एक क्लब बन जाता है। अच्छा। इससे ग्राहकों का जुड़ाव सिर्फ डिस्काउंट पर आधारित नहीं रहता, बल्कि एक कम्युनिटी की भावना पर टिकता है। जैसे कॉस्को की मेंबरशिप अमेरिका में काम करती है, एक सालाना फीस दो और फिर बेहतर डील्स पाओ। हाँ, लेकिन ये उससे एक कदम आगे है। ये सिर्फ बेहतर डील्स नहीं, बल्कि प्रतिष्ठा या प्रेस्टीज भी बेच रहा है। सदस्यों को स्टोर में एक खास लाउंज का एक्सेस मिलता है, उनके लिए विशेष इवेंट्स होते हैं। ओहो! ये एक ऐसा माहौल बनाता है जहां लोग सिर्फ खरीदारी करने नहीं, बल्कि एक एक्सपीरियंस के लिए आते हैं। और जब आपके पास एक लॉयल कम्युनिटी होती है तो आप ब्लिंकिट और ज़ेप्टो के प्राइस वॉर से काफी हद तक बच जाते हैं। तो अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। ये सब सुनने में बहुत अच्छा है, पर ये बिजनेस पैसा कैसे कमाएगा? क्योंकि पहले 2 साल तो ये सिर्फ पैसे जला रहा है। बिल्कुल। इनकी कमाई की योजना भी चरणों में बटी है। पहले 1-2 साल को ये ट्रस्ट बिल्डिंग फेज कहते हैं। ट्रस्ट बिल्डिंग फेज। हाँ, इस दौरान कमाई का मुख्य जरिया सिर्फ मेंबरशिप फीस और बहुत ही कम प्रोडक्ट मार्जिन होगा। दूध, चावल, प्याज जैसी कुछ चीजों पर भारी छूट देकर ग्राहकों की आदत बनाई जाएगी। इस फेज का मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है। तो क्या है मकसद? मकसद है एक बड़ा सदस्य समूह बनाना और उनका डेटा इकट्ठा करना। और फिर असली कमाई कब शुरू होगी? वो शुरू होगी तीसरे और चौथे साल में, जिसे मोनेटाइजेशन फेज कहा गया है। अब कमाई के कई रास्ते खुलेंगे। वेंडरों से किराया आएगा, उनकी बिक्री पर कमीशन मिलेगा और कंपनी अपने प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट्स लॉन्च करेगी। और यहीं पर कैटेगरी का विस्तार भी होता है। किराने के साथ साथ फर्नीचर, घर के लिनन जैसे तौलिए, चादरें और छोटे अप्लायंसेस भी बिकने शुरू होंगे। यहाँ बिजनेस प्लान की एक लाइन है, मुझे बहुत अच्छी लगी। ग्रोसरी ड्राइव्स ट्रैफिक, लाइफस्टाइल ड्राइव्स मार्जिन। इसका मतलब क्या है? ये डीमार्ट और आइकिया जैसी कंपनियों की क्लासिक रणनीति है। किराना, खासकर ताजी सब्जियां, वो चीजें हैं जिनके लिए ग्राहक हफ्ते में 1 या 2 बार जरूर आएगा। सही बात है। सही बात है। डीमार्ट में लोग सस्ते दाल चावल के लिए आते हैं, लेकिन निकलते समय साथ में एक टी शर्ट या प्लास्टिक का डब्बा भी ले जाते हैं, जिस पर मार्जिन कहीं ज्यादा होता है। ये मॉडल भी बिल्कुल यही करना चाहता है। लेकिन क्या जो ग्राहक आपसे प्याज खरीदने पर भरोसा करता है, वो आपसे सोफा भी खरीदेगा? ये भरोसे का लीप, ये बहुत बड़ा नहीं है। एक ग्रोसरी स्टोर से फर्नीचर खरीदना मुझे तो थोड़ा अजीब लग सकता है। और यही इस मॉडल का सबसे बड़ा टेस्ट होगा। क्या वे अपने ग्राहकों को किराने से आगे बढ़कर लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए भी भरोसे में ले पाते हैं या नहीं? और यहीं पर 5वां साल आता है, जिसे ब्रांड बिल्डिंग फेज कहा गया है। तब तक कंपनी के पास ग्राहकों का भरोसा और डेटा दोनों होगा। इस समय वे अपने खुद के ब्रांड लॉन्च करेंगे। अपने खुद के ब्रांड? हाँ, अपने ब्रांड के अनाज, अपने ब्रांड के होम लिनन और यहाँ तक कि स्टूडेंट्स के लिए बजट लैपटॉप और सस्ते अप्लायंसेस भी। ये हाई मार्जिन वाला दौर होगा। वाह! मतलब ये एक रिटेल स्टोर से शुरू होकर एक मेंबरशिप क्लब, फिर एक मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म और अंत में एक प्राइवेट लेबल ब्रांड और एक पूरा लाइफस्टाइल इकोसिस्टम बनने की सोच रहा है। एग्जैक्टली। और इससे कंपनी की वैल्यूएशन भी बदल जाती है।
5 साल बाद इसे सिर्फ एक रिटेल कंपनी की तरह नहीं आंका जाएगा, बल्कि एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म और एक कंज्यूमर ब्रांड की तरह आंका जाएगा, जिसका मूल्यांकन बाजार में कहीं ज्यादा होता है। मतलब ये डी-मार्ट से शुरू होके आइकिया और फिर शायद Xiaomi जैसा ब्रांड बनने का सपना देख रहा है। तो संक्षेप में ये मॉडल ज़ेप्टो की स्पीड, मंडी की कीमतों वाला भरोसा, फिजिकल स्टोर का अनुभव और एआई से मिली पारदर्शिता को एक साथ मिलाता है। और ये वेंडरों के साथ पार्टनरशिप करके अपना खुद का इन्वेंट्री रिस्क कम करता है। सही कहा, ये खाने पीने के सामान से ट्रैफिक खींचता है, घर के सामान से मार्जिन कमाता है और मेंबरशिप से एक ऐसी लॉयल कम्युनिटी बनाता है जिसे तोड़ना मुश्किल हो। मतलब एक हाइब्रिड मॉडल। बिल्कुल, एक ऐसा हाइब्रिड मॉडल जिसकी नकल करना किसी भी एक खिलाड़ी, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, के लिए बहुत मुश्किल है। यही इसका सबसे बड़ा बचाव है। ये वाकई में एक बहुत बड़ा और महत्वाकांक्षी प्लान है। ये तो रिटेल की दुनिया के सारे सफल आइडियाज को एक ही धागे में पिरोने की कोशिश है। बिल्कुल, और यहाँ एक विचार जो सोचने पर मजबूर कर देता है वो ये है, ये पूरा मॉडल भरोसे और कम्युनिटी की नींव पर बना है, खासकर ऐसे समय में जब ज्यादातर ई-कॉमर्स बस एक गुमनाम लेनदेन बनकर रह गया है। ये तो है। तो सोचने वाली बात यह है कि सुविधा और कीमत की इस अंतिम दौड़ में आज के ग्राहक के लिए भरोसे की असली कीमत क्या है, और क्या एक अकेला ब्रांड वाकई किसी परिवार की हर जरूरत, प्याज से लेकर लैपटॉप तक के लिए भरोसे का एकमात्र जरिया बन सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाले कुछ सालों में हमें मिलेगा।